हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 26 अगस्त है। आज की करंट को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मध्य प्रदेश। हुआ क्या है कि 45 हाईवे प्रोजेक्ट को अभी परसों इनॉग्रेशन उसका हुआ है और जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ये जो प्रोजेक्ट है हाईवे प्रोजेक्ट, इसमें रोड जो बनेगा वो 1361 किलोमीटर लंबा होगा। उसका जो कॉस्ट आएगा वो 11,427 करोड़ उसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसमें ओवर ब्रिज, रोड और फ्लाईओवर ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। कैपिटल मध्य प्रदेश की भोपाल है। सीएम वहां के श्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर जो हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये अतिरिक्त प्रभार वहां संभाल रही हैं। ये यूपी की गवर्नर अभी प्रेजेंट में है और इनको एक्स्ट्रा जो है प्रभार वहां का दिया गया है मध्य प्रदेश का। बॉर्डर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट है इनका बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश के साथ। एक रिवर है जो इंपॉर्टेंट है, उस रिवर के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, नर्मदा रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ बहती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। अमरकंटक से ये निकलती है मध्य प्रदेश के और 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके और ये चली जाती है अरेबियन सी के अंदर वेस्ट की तरफ। ओके, उसके बाद है नेशनल पार्क जो है वो बहुत सारे हैं, 10 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। तो कुछ को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। एक बांदीपुर नेशनल पार्क है, वो है कर्नाटका के अंदर, यह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, महादेव नेशनल पार्क, मांडला नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और डायनासोर नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में 18 है, आपको मालूम है। उसमें से 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1972-73 के आसपास से चलाया जा रहा है, आपको मालूम है, टाइगर को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो बंगाल टाइगर भी एमपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है। उसमें से जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, उनका ये कुछ नाम है। अब देखते हैं कि एक बहुत न्यूज़ में चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि कोर्ट का अवमानना, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना या हाई कोर्ट का अवमानना। होता क्या है इसमें, 2 तरह का ये होता है। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल क्रिमिनल में क्या होता है कि आप कोई भी आदमी जो है कोर्ट के खिलाफ कुछ अनाप शनाप उसके डिसरिस्पेक्टफुल में या उसकी जो बातें हैं उसको नहीं मानने के पर्पज से उसको कुछ बोला जाता है। अभी हुआ है कि प्रशांत भूषण जो हैं वो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने 2 ट्वीट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके बारे में उन्होंने करप्शन का चार्ज उनके ऊपर लगाया था ट्वीट करके। तो उनके ऊपर अभी केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ केस का। और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि जो कोर्ट है उसके बातों को ना मानना। इसमें क्या है क्रिमिनल वाले में कि कुछ कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी करना, और ये है सिविल वाले में कि कोर्ट ने कुछ आपको बोला उसको आपने नहीं माना। तो ये 2 तरह का केस चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ केस जारी करती है किसी के लिए तो वो आर्टिकल 129 के अंदर यानी कि अनुच्छेद 129 के अंदर, और हाई कोर्ट जो जारी करती है वो आर्टिकल 215 के अंदर। एक चीज और आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर जब भारत आजाद हो गया तो 28 जनवरी 1950 को इसका नाम हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, हेड जो चीफ हैं जज हैं, उनका नाम है S.N. बोबडे, S.N. बोबडे। और आपको पता है जो स्ट्रेंथ है 34 है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। 34 का मतलब 33 जज और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ये 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ये इनका कंपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो उसमें द यूनियन यानी कि यूनियन के बारे में बताया गया है पार्ट 5 में, और आर्टिकल है 52 से 151 तक, ओके। और द स्टेट के बारे में बताया गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है पार्ट 6 में, और वो आर्टिकल कितने से कितने तक है, वो 152 से लेकर 237 तक है। अब यूनियन वाले के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है इसी कहीं बीच में आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक। और इसका जो है हाई कोर्ट का आर्टिकल है वो है 214 से लेकर 231, ओके। इस आर्टिकल के बीच में आता है हाई कोर्ट 214 से 231, और सुप्रीम कोर्ट आती है 124 से 147। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता रहा है, आगे भी पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप ध्यान रखिएगा, कोर्ट की बातों को नहीं मानना, उसका डिसरिस्पेक्टफुल करना या डिसओबीडियंट करना कोर्ट का, तो फिर कोर्ट जो है जारी करती है कि आपने कोर्ट का बात नहीं माना तो आपको आर्टिकल इस अंदर के तहत सजा मिलेगी। तो कुछ सजा मिलने का प्रावधान है विथ फाइन। अभी प्रशांत भूषण के ऊपर ये चल रहा है, उसका वर्डिक्ट आना बाकी है, तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा उसमें। फिर इसके बाद देखते हैं निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, ये दिल्ली में चलाई जा रही है ये अभियान। इस अभियान में क्या होगा कि जो मजदूर हैं दिल्ली में जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं या इससे रिलेटेड क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर, अलग अलग जगह से जो जाके मजदूर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, उनका सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उन्हें फेज वाइज मैनर में काम दिया जाएगा, ताकि क्योंकि कोविड-19 को लेकर अभी आपको मालूम है कि मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं वहाँ पे, तो उनको काम देने के पर्पज से ये रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया है। नाम है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, ये दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली, वहाँ के जो सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ एलजी होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, उनका नाम अनिल बैजल है, बैजल, ओके। उसके बाद आप बराबर न्यूज में सुन रहे होंगे एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन। इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन के तहत क्या होगा, ये जो मिशन है वंदे भारत मिशन, ये है कि एयर इंडिया, जो भारत सरकार की एयर इंडिया है, जो फ्लाइट्स को जो हैंडल करती है, आपको पता है एयर इंडिया जो विमान है, उससे अलग अलग देशों में जो भारतीय फंसे हैं कोविड-19 के दौरान। हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन हो गया तो जिस कंट्री में भी वो हैं तो उनका काम बंद हो गया, काम बंद हो गया तो बेरोजगार हो गए उस कंट्री में, तो भारत उनको वापस अपने कंट्री में ला रही है। तो वंदे भारत मिशन के तहत जो बाहर फंसे हुए हैं इंडियन मजदूर, इंडियन वर्कर, उन्हें भारत सरकार वापस बुला रही है, और उसमें जो सहयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है एयर इंडिया विमान का। इसमें अभी तक 11,70,000 लोगों को वापस लाया जा चुका है, और ये 6 फेज इसका कंप्लीट हो चुका है। ये 7 मई से शुरू हुआ था, अभी तक 6 फेज इसका कंप्लीट हो चुका है। 6 फेज के अंदर 11,70,000 लोग वापस आ चुके हैं भारत में, और इसका 7वां फेज शुरू होगा 1 सितंबर से, जो चलेगा 24 अक्टूबर तक। उसमें भी बहुत 766 से ज़्यादा फ्लाइट चलाई जाएगी अलग अलग कंट्री से इंडिया की तरफ। एक चीज़ और, इसके तहत जो इंडिया से बाहर जाने वाले लोग हैं, ऐसा भी तो था कि लॉकडाउन के टाइम बहुत लोग जो बाहर के थे वो इंडिया में ही रह गए, तो उन्हें भी लगभग 1.66 लाख जो है लोग, उन्हें भी इंडिया से बाहर अपने देश में सुरक्षित पहुंचाया गया है। तो वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार जो है बाहर इंडियन जो फंसे हुए हैं अलग अलग कंट्री में लॉकडाउन की वजह से, उन्हें वापस भारत में बुला रही है, वो मिशन है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाने का चांसेस है। और इसमें एक चीज कि जब वो इंडिया आएंगे तो उन्हें काम भी चाहिए, तो उन्हें काम देने के लिए भारत सरकार स्टार्टअप भी शुरू कर रही है, उन्हें लोन दे रही है ताकि वो लोन लें और कोई काम यहाँ पे शुरू करें। इसका बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। उसके बाद है एक ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। अभी तक 4,000 से ज़्यादा भारतीयों को सुरक्षित इंडिया वापस लाया जा चुका है।
सी रूट से, समुद्री मार्ग से, जो कंट्री से समुद्र से लोग आ जा सकते हैं, तो उससे 4000 से ज्यादा लोगों को वापस अभी तक लाया गया। 55 दिन तक ये चला था ऑपरेशन। 23,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इसमें 4 शिप का जो सहारा लिया गया। INS जलाश्वा, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, जलाश्वा, ऐरावत, शार्दुल और मगर। इसका डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में किन जहाजों का प्रयोग किया गया था, तो इस 4 का आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद हम CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 अंडर CISF एक्ट 1968 का जो एक्ट है CISF का, उसके तहत इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। DG जो अभी इसके हैं डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन उनका नाम है, और हेडक्वार्टर CISF का नई दिल्ली में है। अभी हुआ क्या है कि जो आपको मालूम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, और 182 मीटर उसका हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले गृह मंत्री थे, फर्स्ट गृह मंत्री थे इंडिया के पहले, उनका ये स्टैचू बनाया हुआ है और दुनिया की सबसे लंबी स्टैचू है। तो इसके सुरक्षा में अब इसको तैनात किया गया है 272 CISF के जवान को। क्यों? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं टेररिस्ट अटैक ना हो जाए वहां, तो अब CISF के जवान को तैनात किया गया है। इससे पहले वहां के जो गुजरात पुलिस थी वो वहां पे काम कर रही थी सिक्योरिटी का, अब जो है CISF इसको देखेगी। CISF का काम क्या होता है कि जो सरकारी बिल्डिंग्स है वहां पे ये सिक्योरिटी का काम करती है। एयरपोर्ट इंडिया में जो भी है वहां पे सिक्योरिटी का काम करती है। दिल्ली मेट्रो है वहां पे भी आप देखेंगे तो ये सिक्योरिटी का काम करती है CISF। उसके बाद है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये न्यूज में क्यों है? हुआ क्या है कि जो नीट का जो एग्जाम है, तो केरला के कुछ लोगों ने केरला कोर्ट में जाके वहां पे पिटीशन दिया कि जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ बच्चे फॉरेन में जो रहते हैं वहां से ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या संभव है कि वो वहां से ऑनलाइन एग्जाम दे सके। तो ये केरला कोर्ट के बाद ये चला गया केस सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, वहां पे वो बच्चे एग्जाम ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, उनको एग्जाम देने के लिए इंडिया आना होगा और वंदे भारत मिशन के तहत वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी मैंने बताया था उसके तहत उन्हें फ्लाइट वहां पे मिलेगी इंडिया के लिए, वहां से वो इंडिया आएंगे, इंडिया में आके एग्जाम देंगे। होने क्या वाला है कि अभी जेई मेंस का जो एग्जाम है, जेई का जो एग्जाम होता है, ज्वाइंट इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए, तो उसका 1 से 6 सितंबर तक उसको कंडक्ट किया जा रहा है, और नीट का एग्जाम जो है वो 13 सितंबर के आसपास कंडक्ट किया जाएगा। तो इस एग्जाम को अटेंड करने के लिए बच्चे वहां से वंदे भारत मिशन के फ्लाइट से वापस आएंगे, और इसीलिए न्यूज में है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम क्या है? ये टेस्ट कंडक्ट करती है, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया लेवल पे। किसका किसका एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है? पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में। अभी रिसेंटली 3 साल पहले इसको फॉर्मेशन इसका हुआ था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसीजन लिया कि इस बॉडी को बनाया जाए। तो इस बॉडी का निर्माण हुआ 2017 में, और फर्स्ट जो इसके DG हैं अभी भी हैं वो विनीत जोशी, उन्हें बनाया गया। और ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है किसका? जेई मेंस का, नीट का। इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, UG यानी अंडर ग्रेजुएट जो MBBS के लिए एग्जाम होता है। नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CMAT का इसका मतलब हुआ कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, और GPAT का ग्रेजुएशन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इन सब चीजों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जेई मेंस का, नीट का, नेट का, और CMAT का और GPAT का। ठीक है। लेबनान न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने लेबनान को कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ असिस्टेंस दिया है, कुछ उसको हेल्प किया है। तो लेबनान के बारे में देखते हैं। ये वेस्ट एशियन कंट्री है, एशिया के एकदम वेस्ट में है, जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पे ये जाके लगता है ये कंट्री। कैपिटल इसका बेरूत है, और करेंसी वहां लेबनीज पाउंड चलती है, और बॉर्डर जो है उसका वो सीरिया से, इजराइल से, साइप्रस से, और एक तरफ से फिर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से सटती है। ठीक है। प्रेसिडेंट वहां के माइकल ऑन है, और PM का नाम हसन दियाब है। ओके, तो इससे क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है। पोलियो माइलिटस, इसका क्या हुआ है अभी कि अफ्रीकन
कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी देश है, उसको अब पोलियो से फ्री होने का उसका अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी 4 साल के अंदर कोई भी पोलियो का पेशेंट नहीं पाया गया है। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर और कहीं भी पोलियो का पेशेंट नहीं पाया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में होता क्या है कि जो पोलियो वाले जो कर्मचारी हैं, जो पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं बच्चों को, तो इन्हें मार के भगा दिया जाता है। उन्हें डर लगता है कि नहीं, ये बच्चों को कुछ गलत चीज दे रहे हैं। तो इस 2 जगहों पे अभी पोलियो का पेशेंट पाए जा रहे हैं, लेकिन और कहीं पे ऐसा नहीं है। तो अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी पोलियो से फ्री करने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो पोलियो वायरस जो है वो उसका वायरस का नाम है जिससे पोलियो होता है। पोलियो होता कैसे है? तो ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है पोलियो। और छोटे बच्चों में 5 साल तक के बच्चों में 0 से 5 साल तक के बच्चों में होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसका नाम है एंटेरोवायरस सी। ठीक, इसको पोलियो वायरस भी बोलते हैं। और इसका प्रिवेंशन करने के लिए जो पोलियो का वैक्सीन होता है, जो छोटे बच्चे को पिलाया जाता है, आप बराबर देखते हैं न्यूज में, तो उस वैक्सीन को दिया जाता है तो छोटे बच्चों को, ताकि उसको पोलियो से वो बचा जा सके। होता क्या है पोलियो में कि ये खाना के माध्यम से, गंदा खाना हो यानी कंटामिनेटेड फूड हो या कंटामिनेटेड वाटर हो, फीकल हो, इसके थ्रू जो है वो अंदर आ जाता है शरीर के अंदर ये वायरस, और बच्चे को इफेक्ट करता है और बॉडी का कोई भी अंग पैरालाइज हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है पोलियो के केस में। ठीक है, तो इससे जो है लगभग पूरे वर्ल्ड में आज़ादी मिल गई है पोलियो से, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी 2 कंट्री है जहाँ पे पोलियो के केस पाए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज़ में चल रहा था कि श्री पद्म स्वामी नाभ मंदिर जो है, इसको अभी फिर से रीओपन किया गया है। तो ये है कहाँ पे? तो ये केरला में है, केरला में और तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम जो है वहां पे ये टेम्पल है। तो एग्जाम में कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि ये टेम्पल किस स्टेट में है या फिर किस जगह पे है, तो वो इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।